हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम गुप्ता है। मैं आज आपको परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। परमाणु की संरचना बच्चों समझने से पहले सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या बताया? जॉन डाल्टन ने ये बताया कि संसार का सबसे छोटा जो पार्टिकल है, सबसे जो छोटा कण है, सबसे अविभाजित कण है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो है हमारा परमाणु। इंग्लिश में बच्चों इसी को एटम बोलते हैं। जॉन डाल्टन का ऐसा मानना था कि परमाणु अविभाजित कण है, इसको और अधिक छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये अविभाजित कण है। अविभाजित कण। बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी पार्टिकल्स का अस्तित्व में आने के बाद ये पता चला कि एटम जो है, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। उनसे छोटे भी संसार में पार्टिकल हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाद में इसके बाद और भी पार्टिकल्स का पता चला, जिसका नाम पॉजिट्रॉनो होता है। पॉजिट्रॉनो। और भी अधिक छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अस्तित्व में आए। उसके बाद कहीं ना कहीं पता डिसाइड हुआ कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। जॉन डाल्टन की ये थ्योरी फेल होने के बाद कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में ये बताया कि परमाणु का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर की संरचना है, वो ठीक वैसे ही है जैसे वाटरमेलन होता है, तरबूज। जॉन डाल्टन का ये मानना था कि इसके जो नेगेटिव पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन नाम से जानते हैं, वो ठीक वैसे ही परमाणु के अंदर अविन्यासित तरीके से हर जगह पर उपस्थित होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके सीड्स, तरबूज के अंदर जैसे बीज हर जगह पर होते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर अविन्यासित तरीके से हर जगह पर उपस्थित होते हैं। और जो तरबूज का रेड पार्ट होता है, खाद्य योग, मतलब जिसको खाते हैं, रेड पार्ट, वो है प्रोटॉन। वाटरमेलन का, तरबूज का जो पूरा रेड पार्ट होता है, जिसको व्यक्ति खाता है, वो इसका पॉजिटिव पार्ट है, प्रोटॉन। और जैसे तरबूज के अंदर उसके बीज, उसकी सीड हर जगह पर धसे हुए होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन। ऐसा मानना था साइंटिस्ट जे थॉमसन का। जे थॉमसन का ये मॉडल, इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के अंदर, ये बात को बताने में सही रहा। लेकिन उनकी ये थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु के अंदर हर जगह पर अविन्यासित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ये उनका जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बाद एक साइंटिस्ट हुए हमारे, जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल,
या जो उन्होंने हीलियम नाभिक लेके सोने की पन्नी पर बमबारी की थी, वो मॉडल बहुत फेमस हुआ। बच्चों ये पता क्या है, ये सोने की पन्नी, गोल्ड फॉयल, सोने की पन्नी, सोने की पतली पन्नी। अब पता है गोल्ड एक ऐसी धातु है, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसके 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये इतना सॉफ्ट होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की पन्नी को इसीलिए लिया क्योंकि गोल्ड की पतली पन्नी को इतना अधिक पतला किया जा सकता है जैसे 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, उतना पतला किया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि सोने की पन्नी ऐसे क्यों दिख रही है? ये सोने की पन्नी है, पतली पन्नी है, उसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। जूम करके दिखाया गया ये सोने की पन्नी के एटम है। ये क्या है? सब एटम, परमाणु, ये एटम्स दिखाए गए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण बोलते हैं। उन्होंने हीलियम नाभिक मतलब कि अल्फा कण की इस पर क्या की? बमबारी की। उन्होंने हीलियम नाभिक की इस पर बमबारी की जिसको कि हम अल्फा कण बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। उन्होंने अपने इस प्रयोग में कुछ 2-3 निष्कर्ष निकाले। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये देखा कि कुछ हमारे पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो ठीक उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, ठीक वैसे ही। और मोस्टली ज्यादातर हमारे जो हीलियम पार्टिकल्स थे या हीलियम का नाभिक था या हमारे अल्फा कण थे, वो ज्यादातर पार्टिकल्स इसको भेदते हुए मतलब इसको पार करते हुए आगे निकल जाते हैं। ज्यादातर पार्टिकल्स, मोस्टली पार्टिकल्स निकल ही गए। हर 12,000 में से, प्रत्येक 12,000 में से, प्रत्येक 12,000 में से ओनली एक हीलियम पार्टिकल ठीक हमारा उसी डायरेक्शन में वापस आ गया जिस डायरेक्शन को जा रहा था। और कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे कुछ छोटे कोणों से विक्षेपित हो गए, छोटे कोणों से। दोबारा समझिए, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमाणु की संरचना की बहुत अच्छे से व्याख्या करता है। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल या सोने की पन्नी ली जो कि बहुत पतली थी। यहाँ पर उस पन्नी को जूम करके दिखाया गया है, एटम को दिखाया गया है, सोने की पन्नी के एटम को दिखाया गया है, इसलिए आपको ये ऐसे दिख रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीलियम नाभिक को लिया जिसको हम अल्फा कण बोलते हैं। अल्फा कण की उन्होंने बहुत लगातार बमबारी कराई, कई मतलब हजारों पार्टिकल इस तरफ उन्होंने भेजे।
उन्होंने इस प्रयोग में मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या निष्कर्ष निकाला या क्या उन्हें प्राप्त हुआ? उन्होंने ये पाया कि हमारे जो हीलियम पार्टिकल थे वो ज्यादातर हमारे उधर सोने की पन्नी को भेदते हुए, सोने की पन्नी को पार करते हुए चले गए। दूसरा, मतलब ज्यादातर हमारे पार्टिकल्स थे वो भेदते हुए उस पार चले गए, भेदते हुए चले गए। दूसरा निष्कर्ष ये था कि कुछ पार्टिकल्स टकरा के छोटे कोणों पर विक्षेपित हो गए। तीसरा निष्कर्ष ये था कि हर 12,000 पार्टिकल्स में एक हमारा उसी डायरेक्शन में वापस आ गया जिस डायरेक्शन से वो जा रहा था। ये तीन उन्होंने निष्कर्ष निकाला। पहला, ज्यादातर हमारे पार्टिकल्स भेदते हुए वापस उधर ही चले गए। दूसरा, कुछ हमारे छोटे कोणों पर विक्षेपित हो गए, मतलब एक्यूट एंगल पर, न्यून कोण पर। तीसरा, हमारा 12,000 में से एक पार्टिकल ठीक उसी डायरेक्शन में वापस आ गया जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था। इस प्रयोग से, इस निष्कर्ष से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला? इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष ये निकला कि इसका मतलब है कि एटम का ज्यादातर जो भाग है, मतलब एक बड़ा हिस्सा खाली है। अगर खाली नहीं होता बच्चों, तो कोई भी चीज किसी को भेजते हुए कैसे उस पार चली जाएगी? अगर बीच में कुछ है और मैं उस तरफ कुछ फेंक रहा हूं, तो वो उस तरफ कैसे चली जाएगी? वो तो इधर ही आ जाएगी। नहीं, कहीं ना कहीं बीच में कुछ था ही नहीं, तभी तो कुछ उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटम का मोस्टली ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरा, कुछ हमारे विक्षेपित हो गए। इसका मतलब टकराने के बाद छोटे कोणों पर आ गए, छोटे कोणों पर लौट आए। इसका मतलब बीच में कुछ है, एटम के बीच में कुछ है। तीसरा, हमारा हर 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल, मतलब एक अल्फा कण या बोले तो हीलियम का नाभिक, हमारा ठीक उसी डायरेक्शन में वापस आ गया जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था। इसका मतलब बीच में कुछ बहुत ठोस है, सॉलिड है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला बच्चों कि एटम कैसा है। अगर मैं इसको एटम बोलूं, एटम कैसा है? एटम ऐसा है कि उसके बीच में बहुत छोटे भाग में कुछ सॉलिड है, और जो बाकी का 90% स्पेस है वो कैसा है? वो बहुत खाली है। अब पता है परमाणु की तुलना में उसके नाभिक का साइज कितना होता है? उसके नाभिक का साइज होता है बच्चों 10⁻⁻5 मीटर। ये इतना छोटा होता है। नाभिक कहीं नहीं बीच में बनाया जाए, ये नाभिक है बच्चों। ये हमारा क्या है? एटम है, परमाणु। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब परमाणु का जो स्ट्रक्चर है या परमाणु की संरचना बताने में बहुत अधिक सक्सेसफुल रहा। इसको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल बोलते हैं। अच्छा, जे थॉमसन ने क्या बता दिया? जे थॉमसन ने परमाणु की तुलना किससे कर दी बच्चों? तरबूज से, वाटरमेलन से। जबकि वाटरमेलन जैसा होता है, उसके जो बीज होते हैं वो हर तरफ क्या होते हैं? अविन्यासित तरीके से धसे हुए होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी ठीक वैसे ही होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जे थॉमसन को श्रेय जाता है। परमाणु मॉडल नहीं बता पाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने की, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार बच्चों इनको भी मिला था, रदरफोर्ड को, अपने इस मॉडल की वजह से, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। अभी रात का टाइम हो रहा है बच्चों, समथिंग 8:30 हो रहा होगा, और मैं अभी अपने कोचिंग सेंटर में आया हुआ हूँ। हमारा कोचिंग सेंटर बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जो दिन में आते हैं पढ़ने, वो इसको खंडर हवेली बोलते हैं। कुछ खंडर हवेली टाइप का है ये। मतलब रात में आप यहाँ आएंगे तो आपको कहीं, मतलब ज्यादातर मोस्टली लोगों को यहाँ बहुत डर लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं इतना डर लगता, क्योंकि कोचिंग सेंटर कहीं नहीं मेरा ही है। डरने की क्या बात है। हाँ, तो रदरफोर्ड के देखिए, आपने जे थॉमसन थे, उनका परमाणु मॉडल फेल हो गया।
अब बात आती है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये बताने में सक्सेसफुल रहा कि परमाणु का जो ज्यादातर मतलब मेन जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में, नाभिक में होता है। रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया, रदरफोर्ड ने ये कहा, हाँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ लीजिए आप। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो हर जगह पर अविन्यासित नहीं होते, वैसे जैसे जे थॉमसन ने बता दिया था। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के मतलब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर लगाते हैं और चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसे ही बीच में जो हमारा नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर अलग अलग वृत्तीय कक्षाओं में, जैसे हम कोष भी बोलते हैं हिंदी में, कोष इंग्लिश में सेल बोलते हैं। हिंदी में बच्चों इन वृत्तीय कक्षाओं को कोष इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्थ या दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये पूरे एटम का मास मान लिया जाता है, क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी का स्पेस है वो तो पूरा खाली होता है, एम्प्टी होता है। और इलेक्ट्रॉन होते भी हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में, कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऐड करके ही जितना ऐड होके आएगा उसी को एटम का मास मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी एटम का मास है वो उसके सेंटर में मतलब न्यूक्लियस में ही है। तो मास ज्यादातर जो द्रव्यमान होता है वो सेंटर में होता है, नाभिक में होता है। ये बात रदरफोर्ड की सही थी, द्रव्यमान को लेकर जो उन्होंने बात कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं, वो बात उनकी सही थी इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन इनका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट करने में फेल हुआ, ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं, कोई भी चीज जब चक्कर लगाएगी, या हम हैं या आप हैं, किसी सर्कुलर पाथ के या लीनियर पाथ का अगर चक्कर लगा रहे हैं तो हमारी या आपकी एनर्जी का लॉस होगा, मतलब ऊर्जा की हानि होगी। कोई भी चीज भाई चक्कर लगा रही है तो ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर कंटिन्यू लगाएगा किसी चीज के तो उसकी हानि होनी चाहिए, ऊर्जा की हानि होनी चाहिए। ऊर्जा हानि होने के बाद जब उसमें ऊर्जा बचेगी नहीं तो वो न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी इसी में बैठ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, तो परमाणु का अस्तित्व मतलब एटम की जो स्टेबिलिटी है वो फिनिश हो जाएगी, एटम एटम रहेगा ही नहीं, एटम अपने मूल अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोने के बाद इसमें क्यों नहीं आ जाते, न्यूक्लियस में, नाभिक के अंदर क्यों नहीं आ जाते। इस बात को बताने के लिए हमारे दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है नील बोर, नील बोहर। नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आगे एक्सप्लेन किया और उन्होंने इसके बारे में अपनी कुछ नई थ्योरी दी। नील बोहर की थ्योरी कहीं ना कहीं सही है। अब नील बोहर की थ्योरी को समझते हैं बच्चों। नील बोहर ने क्या बताया? नील बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड कह रहे हैं कि बीच में एक न्यूक्लियस मतलब कि नाभिक होता है, ठीक है, उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, हिंदी में कोष बोलते हैं। वो बात भी ठीक है। बच्चों सॉरी, गोल नहीं बन रहा है, आप समझ लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। गोल मुझ पे नहीं बन रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं।
नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा मतलब कि एनर्जी का लॉस, ऊर्जा हानि नहीं करते। मेन कॉन्सेप्ट ये है। नील बोर ने स्पष्ट कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं, इसीलिए वो कंटिन्यूस चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे अर्थ करोड़ों सालों से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसकी कोई एनर्जी की हानि नहीं होती। और फिर इसको समझाते हुए नील बोर ने अपना एक स्कीम भी दी, जिसको बोर बरी स्कीम नाम से जाना जाता है। बोर बरी, बोहर बरी योजना, इंग्लिश में बोलते हैं स्कीम, बोर बरी स्कीम। बोर बरी स्कीम क्या कहती है बच्चों? बोर बरी स्कीम ये कहती है, क्योंकि अभी रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन कौन सी कक्षा में, मतलब कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए बोर बरी स्कीम आती है, उससे आपको ये समझाया जाता है। मैं दोबारा इसको बनाऊंगा, पहले स्कीम समझा देता हूं। लास्ट में आपको सभी के मॉडल ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले एक बना लेते हैं एटम। अच्छा सा, ये थोड़ा खराब बन गया था इससे पहले वाला। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, बोर बरी ने अपना फॉर्मूला दिया। उन्होंने ये कहा कि कोष होते हैं, जो सेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, इसके अंतर्गत होता है। कैसे? इन्होंने, बोर बरी ने पहले पहले सेल को n=1 बोला, या आप इसको के भी बोल सकते हैं, के नाम से अल्फाबेट अगर यूज करें तो। दूसरे कोष को n=2, के एल बोल सकते हैं, तीसरे को m, चौथे को n बोल सकते हैं। n=2, n=3, n=4। बोर बरी ने क्या बताया कि अगर आपको ये पता करना है कि पहली कक्षा में, मतलब कि पहले कोष में या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो n=1 फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले में लगाओ। n की वैल्यू कितनी बच्चों? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2। मतलब पहले कोष में, के कोष में मैक्सिमम, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं आपके सामने। दूसरा इन्होंने क्या था, n=, अगर 2 पता करना हो तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 8। तीसरे में n= क्या लगाएंगे बच्चों? 3, इसमें लगाते हैं 3, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 18। अब क्या लगाएंगे? n=4, 4 लगाते हैं बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 32। अब देखा, पता लग गया, पहले कोष में n=2, मतलब मैक्सिमम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। कम हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के पास, अब आप कहेंगे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ठीक है। हाइड्रोजन का कैसा होता होगा स्ट्रक्चर? ये न्यूक्लियस होता होगा, और ये उसके पास एक ही सेल होता होगा, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, कोई दूसरा कोष ही नहीं होगा। अच्छा, पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इस हिसाब से आगे वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
इनको हम n स्क्वायर टू 1 2 3 4 5 इस नाम से भी जानते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका KLMN इस नाम से भी इन कोष को जाना जाता है। ये कोष क्या होते हैं? ये एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे पहला हमारा एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर का जो सबसे पहले राउंड होगा वो उसको एनर्जी लेवल E1 बोलेंगे, दूसरे को E2 बोलेंगे, तीसरे को E3 बोलेंगे, चौथे को 4 बोलेंगे। ये एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी का डिफरेंस आता रहता है। जैसे 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 हम बाहर के कोष में बढ़ते हैं एनर्जी लेवल बदलता रहता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है। मेन ये कोष कुछ नहीं है, एनर्जी लेवल है और कुछ नहीं है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि इन कोष के अंदर भी एक उपकोष होते हैं, उन उपकोषों को भी समझ लीजिए। आप बहुत डीपली समझना चाहेंगे केमिस्ट्री तो आप आज समझिए। जैसे हमारा n स्क्वायर टू 1 है, पहला कोष है, इसको बोलते हैं कोष या इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो इस कोष के अंदर भी उपकोष होता है। n स्क्वायर टू 1 मतलब पहली कक्षा में पहले सेल में सिर्फ हमारा एक ही उपकोष होता है जिसको हम S नाम से जानते हैं। n स्क्वायर टू 2 सेकंड सेल में हमारे दो उपकोष होते हैं, एक S और एक P। n स्क्वायर टू 3 में हमारे तीन उपकोष होते हैं, एक S एक P और एक D। n स्क्वायर टू 4 चार उपकोष होते हैं, S P D F, चार उपकोष होते हैं बच्चों। और n स्क्वायर टू 5 में भी चार ही उपकोष होंगे, चार से ज्यादा नहीं होते, याद कर लीजिए। S SP SPD SPD F। इन उपकोष में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। ऐसा नहीं कि इन उपकोषों में भी कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एस जो उपकोष है, मतलब जो हमारा एस उपकोष यहाँ पहली कक्षा में मिलेगा, दूसरा हमारा एस पी दूसरी में मिल जाएगा, तीसरी में एस भी मिल जाएगा, पी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ चारों मिल जाएंगे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, चार चार का अंतर रहता है। इन उपकोषों में भी मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आपको अब समझ में आ रहा होगा। इसका एक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो ले सकते हैं। बच्चों यहाँ कोई स्टूडेंट बैठा नहीं, मैं हूं और सिर्फ एक कैमरा है, कैमरे पढ़ा रहा हूं। बोरवरी ने अपने कुछ नियम दिए इलेक्ट्रॉन भरे जाने के। बोरवरी ने क्या कहा? बोरवरी ने ये कहा कि पहले छोड़िए, अंतिम अंतिम मतलब लास्ट यानी आउटर मोस्ट। पहला नियम तो उनका यही हो गया कि 2n स्क्वायर रूल जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरा रूल उनका ये था कि आउटर मोस्ट सेल मतलब अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। और तीसरा रूल उनका ये दिया उन्होंने ये दिया कि अंतिम से पहले वाली कक्षा में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। रूल को समझिए आप।
पहला उनका रूल क्या है कि पहला रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण 2n² फॉर्मूले से होता है। दूसरा, अंतिम कक्षा में आउटर मोस्ट सबसे बाहर के सेल में, अगर मान लो किसी एटम का सबसे बाहर का जो सेल है वो n=4 चौथा सेल है, तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। और तीसरा रूल क्या है, अंतिम से पहले, अगर किसी का n=4 सबसे बाहर का सेल है, अंतिम से पहले कौन सा हुआ, तीसरा हुआ, तो तीसरे में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। चौथा रूल उनका क्या था, चौथा रूल मतलब 4th नंबर का रूल ये कहता है कि अंतिम कक्षा में, अंतिम मतलब आउटर मोस्ट, अंतिम कक्षा में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और उससे पहले वाली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जब तक कि उनसे पहले वाली कक्षाओं में 2n² नियम से कक्षाएं पूर्ण नहीं हो जाती हैं। समझिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा स्टूडेंट। कंफ्यूजन आपको ये हो रहा होगा कि अभी सर कह रहे थे कि तीसरे रूल में कह रहे थे, दूसरे रूल में कह रहे थे कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब आप कह रहे हैं कि अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर तीसरे रूल में कह रहे थे कि अंतिम से पहले वाली कक्षा में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब आप कह रहे हैं कि अंतिम से पहले वाली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये दो अलग अलग बातें आपको लग रही होंगी। नहीं, इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अभी आप समझिए। पहला रूल तो आप समझिएगा कि पहले रूल क्या कह रहा है, कि पहला रूल ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है किसी एटम की कक्षाओं में या सेल्स में, वो 2n² रूल से होता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा ये कह रहा है कि अंतिम कक्षा जो है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी पाए ही नहीं जाते हैं। अगर किसी एटम की अंतिम कक्षा आप चेक करेंगे तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको कभी नहीं मिलेंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और उसकी अंतिम से पहले, आउटर मोस्ट से ठीक पहले वाली अगर जब आप कक्षा चेक करेंगे तो उसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। 4th नंबर का रूल आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। 4th नंबर का रूल ये कह रहा है बच्चों की अंतिम कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे, या अंतिम से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उनसे पहले वाली, मतलब अंतिम कक्षा अगर n=4 है तो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो सकते हैं उससे पहले वाली कक्षा में, जब होंगे जब उससे पहले वाली कक्षा मतलब n=3 में 2n² रूल से इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षाएं पूरे रूप से भर चुकी हूं। मतलब जैसे n=3 है, अंतिम से पहले वाली कक्षा, सपोज दैट किसी एटम की n=3 है और अंतिम कक्षा n=4 है, तो चौथी कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होंगे। 2 से ज्यादा तब हो जाएंगे जब उससे पहले वाली मतलब n=3 में 2n² रूल फॉलो हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। 2n² का मतलब n की वैल्यू 3 लगाइए यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9, 18, मतलब उसमें n=3 में 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे। तो चौथी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा फिर भी नहीं हो सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। दूसरा, ऐसे अंतिम कक्षा से पहले वाली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब उससे पहले वाली कक्षा, मान लो उससे पहले वाली n=3, मतलब अंतिम से पहले वाली क्या थी, n=3, n=3 से पहले वाली क्या थी, n=2, n=2 में 2n² रूल से पूरे इलेक्ट्रॉन जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो पूरी भर चुकी हो। ये थी बोरबरी की स्कीम।
इस हिसाब से होता है इलेक्ट्रॉन का वितरण। आप इसका बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वितरण होता कैसे है। इलेक्ट्रॉन का वितरण के लिए सबसे अच्छा नियम दिया अफबाउ ने। अफबाउ एक नाम के साइंटिस्ट हुए। अफबाउ नाम थोड़ा आपको अजीब सा लग सकता है। अफबाउ का नियम, अफबाउ का नियम, रूल्स ऑफ अफबाउ। अफबाउ नियम को समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा। जिंदगी में बच्चों वो काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें अंदर से आवाज निकले कि हाँ ये काम के लिए मैं बना हूं। फिर चाहे उसके आपको पैसे मिले या नहीं मिले, क्या मायने रखता है। काम करेंगे तो पैसा तो मिल ही जाता है। पैसे के पीछे भागेंगे और काम को चुनेंगे, वो सही नहीं। आप अपने इंटरेस्ट का काम चुनिए। 10th के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आने को हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में। हो सकता है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराऊं अगले 15-20 दिनों के अंदर। हो सकता है अगर टाइम मिला तो। टाइम मेरे पास कम रहता है। अभाव ने क्या बताया, अभाव ने बताया मान लीजिए किसी एटम है, उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। उसमें ऐसा होगा, इस बन का क्या मतलब, इस बन का मतलब है पहला सेल, और इसका मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, पहले सेल का एस मतलब कि ऑर्बिट, या ऑर्बिट तो उसको ही बोलते हैं सेल को, या बोले तो उपकोष, कोष का उपकोष। इसका क्या मतलब है, दूसरा सेल, दूसरे सेल में हमने बताया तो दो उपकोष होते हैं, एक एस एक पी। तीसरे सेल में एस पी डी होता है, चौथे सेल में एस पी डी एफ भी होता है, पांचवें सेल में एस पी डी एफ भी होते हैं, मतलब फिर एफ तक ही रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा 2s में, फिर कहाँ जाएगा 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में जाएगा, और 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा 3p के बाद, 4s में, 4s के बाद 3d में जाएगा। क्यों जाएगा, अब यहाँ पर क्या रीजन है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये देख के नहीं अपनी जगह निर्धारित करता है कि 3 वाला जो सेल है वो पहले भर जाए, नहीं, वो अपना एनर्जी लेवल देखता है। एनर्जी लेवल का जो अंतर होता है वो 3p के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d का एनर्जी लेवल आता है। इस हिसाब से 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ऐसे करके जाएगा। अब जैसे एक का भर के देखते हैं, कैल्शियम को ले लेते हैं, कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, इसको भरते हैं, भरते हैं कहाँ जाएगा 1s में। एस में मैंने बताया था अधिकतम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो भर दिए।
फिर कहाँ जाएगा 2s में, s में 2 भरे जा सकते हैं, फिर कहाँ जाएगा 2p, पहले मैं भर देता हूँ फिर समझा दूंगा। 2p के बाद कहाँ जाएगा 3s में, 3s के बाद 3p में। कितने हो गए बच्चों इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 18 के बाद कहाँ जाएगा बताओ, 3p में नहीं जाएगा, 3d में नहीं जाएगा, सॉरी बच्चों, कहाँ जाएगा 4s में। 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। आप समझ गए इसको देखते हुए। 1s2, 1s के बाद 2s में, 2s2, 2s के बाद 2p में, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, और 4s पूरा भरने के बाद 3d में जाएंगे। मैंने अभी बताया कि किसी भी उसको बोरवरी स्कीम को समझते हुए सबसे बाहर की इसकी कक्षा कौन सी, सेल कौन सा है, 4 है, 4 नंबर की। 4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 से ज्यादा तो नहीं, और 4 से पहले वाली कौन सी है, 3 है। 3 जो तीसरे नंबर का सेल है उसमें 18 से ज्यादा नहीं है, उसमें कितने हैं 80 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस हिसाब से होता है। अब मैं आपको ब्रीफली शॉर्ट में जितना मैंने अभी पढ़ाया, ये जितने नियम है मैंने आपको पढ़ाया, ये सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। परमाणु संरचना को समझने से पहले क्या था, हमने जॉन डाल्टन ने ये बता दिया कि दुनिया में, संसार में परमाणु से ज्यादा कोई छोटा कण है नहीं। परमाणु हमारा अंतिम सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे ज्यादा कुछ छोटा है नहीं। आपको पता होगा एटम मतलब परमाणु से बनते हैं मॉलिक्यूल, मतलब कि अणु, अणु से बनता है पदार्थ, मैटर, सब्सटेंस, जो भी हम देखते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन की ये थ्योरी फेल हो गई। फिर आ गया जे थॉमसन, जे थॉमसन आ गया। जे थॉमसन ने परमाणु के स्ट्रक्चर को जाना। उन्होंने ये बताया कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है, वाटरमेलन, तरबूज की तरह है। जैसे तरबूज का जो लाल, जो रेड पार्ट होता है जिसको खाते हैं, वो पूरा पॉजिटिव पार्ट है, और जो उसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे जो वाटरमेलन होता है उसमें जो बीज उसके हर जगह पर धसे हुए होते हैं, ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में हर जगह पर धसे हुए होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज तो उनकी सही थी, इसलिए उन्हें नोबेल मिल गया जे थॉमसन को। लेकिन एटम ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोले, सॉरी, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उनका मॉडल फेल हो गया। फिर आ गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड को भी नोबेल मिला था। रदरफोर्ड ने यह बताया, रदरफोर्ड ने बच्चों क्या बताया, रदरफोर्ड ने यह बताया कि हमारा जो एटम है वो पूरा खोखला होता है, बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और एटम का जो मोस्टली ज्यादातर मास होता है वो हमारे नाभिक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, सेंटर में होता है, बाकी हिस्सा खाली होता है। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में, मतलब चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हो क्योंकि ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का लॉस करते हैं तो वो न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते हैं, और एटम की जो स्टेबिलिटी है वो फिनिश क्यों नहीं हो जाती, खत्म क्यों नहीं हो जाती। फिर आ गए हमारे नील बोर। नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते तो हैं, रदरफोर्ड सही कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं, बल्कि एनर्जी का लॉस वो तभी करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज तभी करेंगे जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे। मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो तब एनर्जी का लॉस करेंगे या गेन करेंगे जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे, वरना नहीं करेंगे। ये हमारे नील बोर ने बताया। फिर बोर बरी, इन्होंने मिलकर, बोर बरी ने अपनी स्कीम दी, उसका इन्होंने 3 नियम दिए। बोर बरी ने क्या नियम दिया कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटम के अंदर, वो हमारा 2n² फॉर्मूले से होता है, 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। दूसरा नियम इन्होंने दिया कि आउटर मोस्ट सेल में, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, अंतिम से पहली वाली कक्षा में 18 से ज्यादा, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तीसरा नियम इन्होंने ये दिया कि अंतिम कक्षा में 2 से अधिक और अंतिम से पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक उनसे पहले वाली कक्षा, मतलब उनकी पूर्ववर्ती कक्षाओं में 2n² रूल पूर्ण रूप से फॉलो नहीं हो जाता, मतलब 2n² रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं हो जाते। आफबाउ ने अपना ये सीरीज दी थी, ये थोड़ा बच्चों के लिए सही है। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। इससे आप कितने भी ज्यादा एटॉमिक नंबर किसी एटम का हो, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इजीली, आसानी से निकाल सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज 1 जनवरी 2025 है, आप सभी के लिए मेरी तरफ से
नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।